इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट के विभिन्न सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं को समझेंगे। इसके अंतर्गत जीन प्याजे और कोहलबर्ग के नैतिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं पहले कि नैतिक विकास क्या होता है। व्यक्ति जिस समाज तथा समुदाय में रहता है वह समाज व समुदाय उसके ऊपर तरह तरह के सामाजिक बंधन, निर्देश अथवा दायित्व आरोपित करता है, जिन्हें समाज के आदर्श, आइडियल्स या मानक, नॉर्म्स या नैतिक मानदंड, मोरल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। समाज के द्वारा आरोपित इन बंधनों, दायित्वों व निर्देशों का व्यक्ति के व्यक्तिगत इच्छाओं से संघर्ष होना स्वाभाविक ही होता है। अधिकांश व्यक्ति सामाजिक बंधनों को कोई ऐसे बंधन नहीं मानते जिन्हें उन पर जबरदस्ती आरोपित किया जाए। प्रायः समाज के विभिन्न बंधन व्यक्ति की जीवन शैली, सामान्य के अंग बनकर उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। वास्तव में सामाजिक बंधन प्रारंभ में व्यक्ति को बाह्य प्रतीत होते हैं तथा प्रायः वे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में बाधक होते हैं। प्रारंभ में बालक इन सामाजिक नियमों, मानकों अथवा कानूनों को समझने अथवा स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, परंतु बालकों को ऐसा करने के लिए सामाजिकृत किया जाता है। सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण के नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करता है तथा सीखता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं तथा सामाजिक दायित्व के संघर्ष को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, नैतिक विकास कहलाता है। यानी जब व्यक्ति समाज के मानकों के अनुरूप आचरण करने लगता है तो माना जाता है कि व्यक्ति का नैतिक विकास हो गया है। जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय, जस्टिस के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त ऑटोनोमस प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। सामाजिक तथा बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक भिन्न भिन्न ढंग से सोचते तथा समझते हैं, इसलिए विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सामाजिक नियमों, कानूनों तथा प्रचलनों की समझ भी प्रायः भिन्न भिन्न होती है। बालक अपने सतत क्रियाशील प्रयासों के द्वारा बाह्य जगत को समझने तथा सामाजिक अनुभवों को नैतिक मूल्यों तथा नैतिक निर्णय के रूप में संगठित करने का प्रयास करता है। देखा जाए तो बालकों में नैतिक विकास जो होता है वह उनके संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास पर कहीं न कहीं निर्भर करता है, क्योंकि बालक अपने सतत क्रियाशील प्रयासों के द्वारा बाह्य जगत को समझने तथा अपने सामाजिक अनुभवों को नैतिक मूल्यों तथा नैतिक निर्णय के रूप में संगठित करने का प्रयास करता रहता है। यही कारण है कि सामाजिक तथा बौद्धिक विकास के विभिन्न स्तरों पर बालकों के नैतिक मूल्यों तथा निर्णयों का संगठन भिन्न भिन्न होता है। जैसे जैसे बालकों का बौद्धिक विकास होता है वैसे वैसे उनके नैतिक मूल्यों तथा नैतिक निर्णयों में परिवर्तन आता जाता है। आइए अब जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझ लेते हैं। जीन प्याजे ने नियमों, अधिकारों, दोषों, पापों व अत्याचारों के मूल्यांकन, समानता तथा परनिर्भरता से संबंधित प्रश्नों तथा कहानियों के माध्यम से बच्चों के गहन साक्षात्कार लिए तथा इससे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके बालकों के नैतिक विकास का अध्ययन किया। जीन प्याजे ने नैतिक विकास के मुख्य 3 स्तर बताए हैं। पहला है नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म। दूसरा है नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी। और तीसरा स्तर है नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म। नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म, नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी, नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म। आइए अब एक एक स्तरों को समझते हैं। पहला है नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म। यह नैतिक विकास का प्रथम स्तर होता है। जीन प्याजे के अनुसार नैतिक यथार्थता जो होता है वह नैतिक विकास का प्रथम स्तर है जो लगभग 7-8 वर्ष की आयु तक चलता है। इसे विषम नैतिकता, हेट्रोनोमस मोरलिटी अथवा विवशता की नैतिकता, मोरलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट भी कहते हैं।
नैतिक विकास के इस स्तर पर बालक के अंदर विद्यमान नैतिकता अन्यों के द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित होती है, यानी बालक दूसरों के द्वारा बनाए गए नियमों पर उसका नैतिक विकास निर्भर करता है। नियमों, उत्तरदायित्वों अथवा निर्देशों को अपरिवर्तनीय, अविचारणीय तथा निरपेक्ष माना जाता है। जो कुछ भी अधिकारी, बुजुर्ग अथवा नियम कहते हैं वही न्याय है, वही तर्कसंगत है, वही उचित है, ऐसा बालक मानता है। जो भी दंड अथवा पुरस्कार बड़े व्यक्ति देते हैं वही सबको स्वीकार होता है। इस स्तर पर यथावत आज्ञा पालन अच्छा माना जाता है, यानी बच्चा आज्ञा पालन करना अच्छा समझता है। नैतिक विकास के इस स्तर पर बालक अपने स्वाहित के भाव से स्वमेव नियमों का पालन करते हैं। उनका यह विश्वास होता है कि अत्याचार या बेईमानी करने पर प्रकृति दंडित करती है तथा कोई भी बात या तो पूर्णतया सही होती है या पूर्णतया गलत होती है। उद्देश्य के आधार पर नहीं वरन परिणाम के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न कार्यों को सही गलत ठहराया जाता है। जिस कार्य का परिणाम जितना अधिक गंभीर होता है उसके लिए मिलने वाला दंड भी उतना ही अधिक कष्टप्रद होने की आशा की जाती है। पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थता के दो मूल स्रोत होते हैं। पहला बालकों की बौद्धिक संरचना और दूसरा उनके स्वयं के अनुभव। बौद्धिक कारकों में बालक का अहम केंद्रीकरण, ईगो सेंट्रलाइजेशन तथा उसके विचारों की वास्तविकताएं, रियलिज्म ऑफ थॉट आती हैं। अहम केंद्रीकरण से तात्पर्य बालक की इस मान्यता से है कि सभी व्यक्तियों के घटना के संबंध में ठीक वही विचार है जो मेरे हैं। विचारों की वास्तविकता का तात्पर्य है कि नियमों तथा विचारों को भौतिक वस्तुओं के समान मानने की प्रवृत्ति से है। अनुभवी कारकों में बालक के ऊपर प्रौढ़ों का नियंत्रण व दबाव, बालकों व प्रौढ़ों के अधिकारों में अंतर तथा बालकों का माता पिता व बुजुर्गों के प्रति सम्मान आते हैं। दूसरा स्तर है नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी। नैतिक विकास का दूसरा स्तर लगभग 7-8 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर लगभग 12 वर्ष की आयु तक चलता है। यह स्तर समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतरक्रिया का परिणाम होता है। हम उम्र साथियों के साथ बालक की अंतरक्रिया वस्तुतः समानता तथा लेन देन के संबंधों, गिव एंड टेक रिलेशनशिप पर आधारित होती है। इस स्तर पर बालक की दृष्टि में न्याय मुख्यतः व्युत्क्रम दंड, रेसिप्रोकल पनिशमेंट तथा समानता पर केंद्रित हो जाता है। बालक पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने खेल के नियमों का निर्धारण करने लगते हैं। स्वकेंद्रित खेलों से हटकर बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। 4-5 वर्ष के बालक खेलों के नियमों की भिन्न भिन्न समझ रखते हैं। अन्य बालक सही खेल रहे हैं अथवा गलत, इस पर उनका ध्यान कम होता है। वे नियमों की अपनी समझ के अनुरूप खेलते हैं, परंतु 8-9 वर्ष के बालकों के खेल का ढंग इसके बिल्कुल भिन्न होता है। सभी बालकों को खेल के एक समान नियम ज्ञात होते हैं। अन्य बालकों के खेल का पारस्परिक निरीक्षण करना सामान्य बात होती है। खेल में ईमानदारी, ऑनेस्टी बनाए रखने के लिए सभी भरसक प्रयास करते हैं। इस आयु के खेल का अधिकांश समय नियमों तथा बेईमानी के ऊपर तर्क वितर्क करते हुए गुजर जाता है। तुमने बेईमानी की है, नहीं नहीं मैं तो ठीक खेल रहा हूँ। तुमने गेंद को छू लिया है, नहीं मैंने गेंद को नहीं छुआ है, नहीं नहीं तुमने गेंद को छुआ था, देखो यह ठीक नहीं है। ऐसे तर्क वितर्क बच्चे खेलते समय एक दूसरे के साथ करते हैं। पियाजे के अनुसार हम उम्र बच्चों में इस प्रकार के तर्क वितर्कों के कारण ही वे स्वकेंद्रित खेल, इगोसेंट्रिक प्ले से सहयोगात्मक खेल, कोऑपरेटिव खेल की ओर अग्रसर होते हैं। तर्क वितर्क के फलस्वरूप बालकों में परस्पर सम्मान तथा सहयोग की भावना विकसित होती है। इस प्रकार का नैतिक विकास तभी होता है जब बालक में अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को ग्रहण करने तथा जटिल मान्यताओं को समझने की योग्यता विकसित हो रही होती है। तीसरा स्तर है नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म। नैतिक विकास का यह स्तर सर्वाधिक विकसित होता है। पियाजे ने इसे स्वतः नैतिकता, ऑटोनोमस मोरलिटी अथवा सहयोगात्मक नैतिकता, मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन के नाम से भी संबोधित किया है।
यह स्तर सामान्यतः लगभग 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। इस स्तर पर न्याय की संकल्पना मुख्यतः समानता पर आधारित होती है तथा वितरित न्याय की समानता का प्रत्यय बल प्रबल हो जाता है। नैतिकता को पारस्परिक सम्मान पर आधारित स्वीकार किया जाता है। बाह्य दबाव के अभाव में भी न्याय के आदर्शों का अनुसरण किया जाता है। इस स्तर पर परिस्थितियों, उद्देश्यों तथा मनोभावों को नैतिक निर्णय देते समय विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। नियमों को सामाजिक अंतरक्रिया तथा आम सहमति के आधार पर निर्मित माना जाता है तथा ये नियम आवश्यकतानुसार बदलते हैं। इस स्तर पर बालक तथा किशोर नैतिक निर्णयों के संबंध में अपने स्वयं के नियम बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार नैतिक यथार्थता स्तर पर बालकों में नियमों का अंधा अनुसरण, ब्लाइंड ओबीडियंस करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी स्तर नैतिक समानता स्तर पर नियमों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है तथा तीसरे स्तर नैतिक सापेक्षता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति आ जाती है। पियाजे के अनुसार सहयोग, पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। नैतिक शिक्षा घरेलू जीवन तथा अन्य वातावरणीय कारकों के कारण उनके दृष्टिकोण तथा नैतिक विकास में अंतर आ जाता है। निरपेक्ष नियमों से रहित अंतःक्रिया वाले समूह के बालकों में व्यक्तिगत समानता तथा समूह सार्वभौमिकता की भावना प्रोत्साहित होती है तथा नियमों के निर्माण में सहभागिता बढ़ती है। आइए अब कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत को समझ लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन के 3 स्तरों, जिनमें से प्रत्येक के कुछ सोपान हैं, के रूप में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बालकों के सम्मुख कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं, मोरल डायलेमास को प्रस्तुत किया तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार लिए। इन कहानियों में नियमों या बड़ों के निर्देश पालन से संबंधित अनेक नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत की गई थी। इन साक्षात्कारों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर तथा 6 सोपान बताए हैं। स्तर हैं, पहला है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल। तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो तीनों स्तर हैं इनको 6 सोपानों में बांटते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में आत्म केंद्रित निर्णय, इगोसेंट्रिक जजमेंट, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरे नंबर पर यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन आता है। परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल पर तीसरा पारस्परिक एकरूपता अभिमुखता, इंटरपर्सनल कॉन्कोर्डेंस ओरिएंटेशन तथा अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होता है। उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेजलिस्टिक ओरिएंटेशन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन आता है। आइए अब इन सभी स्तरों की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं। नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्नों पर उनके उत्तर प्रायः उनके होने वाले लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य अच्छे या बुरे कार्यों में निहित होते हैं, ना कि अच्छे या बुरे व्यक्तियों में। सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों पे आंकी जाती है। पूर्व परंपरागत स्तर को 3 उप सोपानों में बांटते हैं। पहला है आत्म केंद्रित निर्णय। इस सोपान में बालक
प्रत्येक उस कार्य को जिसे वे करना पसंद करते हैं अथवा उस वस्तु को जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उस व्यक्ति को जो उन्हें सहायता करते हैं अच्छा समझते हैं। इसके विपरीत कोई भी ऐसा कार्य वस्तु या व्यक्ति जिसे वे नापसंद करते हैं, जिसे वे प्राप्त करना नहीं चाहते अथवा व्यक्ति जो उन्हें हानि पहुंचाता है उसे खराब समझते हैं। इस स्तर पर बालकों में अपनी इच्छा अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद से अलग हटकर नियमों अथवा दायित्वों का कोई विचार नहीं होता है। दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस सोपान में बालक बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। वे नियमों तथा उनको तोड़ने से होने वाले दुष्परिणामों को समझते हैं। किसी कार्य के करने पर होने वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा बुरा निर्धारित करते हैं। अधिकार अथवा सख्त ही कार्य को उचित अथवा अनुचित ठहराते हैं। तीसरा उपसोपान है यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। नैतिक विकास के इस सोपान में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी करना चाहते हैं जब वे उनकी पूर्ति कर सकने में समर्थ होते हैं। वे स्वलाभ से प्रोत्साहित होते हैं तथा इस बात को समझते हैं कि संबंध स्थूल पर निर्भरता से बनते हैं, न कि सभी के प्रति निष्ठा, न्याय अथवा समर्पण के भाव से। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उनकी सहायता करते हैं। दूसरा स्तर परंपरागत स्तर होता है। कन्वेंशनल लेवल कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित होते हैं। बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं। वे अपने परिवार, अपने समूह अथवा अपने राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा करने को महत्व देते हैं तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं। उनमें परंपरागत नियमों तथा दायित्व के प्रति समर्थन तथा औचित्य का भाव रहता है। इसे दो उपसोपानों में बांटते हैं। पहला है परस्पर एक रूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कॉन्कोर्डेंस ओरिएंटेशन। इस सोपान में बालक अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसे व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। जो कुछ अन्यों को अच्छा लगे या अन्यों की सहायता करे या अन्यों के द्वारा स्वीकृत हो वही उत्तम माना जाता है। बालक दूसरे व्यक्तियों के भावों तथा इरादों इंटेंशंस का ध्यान रखने की आवश्यकता के प्रति सजग रहते हैं। इस सोपान पर सहयोग को सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरा होता है इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अथॉरिटी मेंटेनेंस ओरिएंटेशन। इस सोपान में बालक सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों तथा दायित्वों के अनुरूप कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित रहते हैं। वे सर्वहित दृष्टि से विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे समझते हैं कि समाज में एक व्यापक सामाजिक प्रणाली है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है तथा उनके विचार में नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था है तथा व्यक्तिगत हानि होने की स्थिति में भी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नैतिक विकास के तृतीय तथा सर्वोच्च स्तर पर बालक उन नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने की स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि से वैधता तथा उपयोगिता होती है तथा जो परंपरागत मूल्यों, नियमों या सिद्धांतों से भिन्न हो सकते हैं। उनमें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना होती है। नैतिक मूल्य वस्तुतः वस्तुनिष्ठ मानदंडों, अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्ति में निहित माने जाते हैं। इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को निम्नलिखित दो सोपानों में बांट सकते हैं। पहला सोपान है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेजिस्लेटिव ओरिएंटेशन, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। पहला है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेजिस्लेटिव ओरिएंटेशन। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। व्यक्तिगत मूल्यों तथा विचारों
के सापेक्षवाद के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप आम सहमति पर पहुंचने के लिए कार्यरत नियमों पर बल दिया जाने लगता है। समाज की आम सहमति क्या है के अलावा नियमों को सामाजिक उपयोगिता के तार्किक विचार विमर्श के आधार पर परिवर्तित करने की संभावना रहती है। विधि सम्मत नियमों के अतिरिक्त स्वतंत्र स्वीकृत या समर्पण भाव व्यक्ति को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस सोपान में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। ये सिद्धांत अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त होते हैं। दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस सोपान में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। ये सिद्धांत अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त होते हैं तथा न्याय के सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धांत होने के साथ साथ मानव अधिकारों की समानता, परस्परता तथा मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होते हैं। कोहलबर के नैतिक विकास के जो विभिन्न स्तर और सोपान हैं, ये तीनों स्तर और सभी सोपान क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोणों की बढ़ती व्यापकता व अमूर्तता को इंगित करते हैं। प्रथम स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं क्योंकि वे स्वहित की दृष्टि से ही नैतिक व्यवहार करते हैं तथा दंड से बचना चाहते हैं। इसके विपरीत तृतीय स्तर पर व्यक्ति बाह्य केंद्रित हो जाते हैं तथा वे निष्पक्ष भाव से अन्य व्यक्तियों से संबंध में विचार करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं। कोहलबर के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास के सभी सोपानों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक नैतिक प्रश्न है, जैसे कि माना कोई एक बच्चा है जो कि अपनी माँ को सख्त और उसकी माँ बहुत अधिक बीमार है। रात्रि 11 बजे डॉक्टर ने इन्हें देने के लिए कोई दवा बताई। बच्चा बाजार में दवा खरीदने जाता है परंतु सभी दुकानें बंद होती हैं। डॉक्टर का कहना होता है कि दवा तुरंत चाहिए वरना उसकी माँ का स्वर्गवास हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या वह अपने किसी मित्र जो शहर में कहीं दूर रहता है कि दुकान का ताला तोड़कर दवा लाना चाहेगा? कारण सहित समझते हैं। नैतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर नैतिक चिंतन। नैतिक विकास का स्तर जो पूर्व परंपरागत स्तर है, 0 स्तर पर आत्म केंद्रित निर्णय होता है। इस स्तर पर बच्चा कहेगा हाँ, ऐसी परिस्थिति में दुकान का ताला तोड़कर दवा ले आना चाहिए जिससे माँ का जीवन बचाया जा सके। पूर्व परंपरागत स्तर के प्रथम सोपान में दंड जो कि दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता होती है, इस स्तर पर उसका उत्तर नहीं होगा और कहेगा कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे की दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पुलिस दंड देगी। जो यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होती है, इस स्तर पर उसका उत्तर हाँ होगा और क्योंकि वो मानेगा कि ऐसी परिस्थिति में दुकान का ताला तोड़कर दवा ले आना चाहिए क्योंकि माँ का जीवन मुख्य है। दूसरा स्तर जो परंपरागत स्तर होता है, इसके अंतर्गत जो तीसरा स्तर परस्पर एक रूप अभिमुखता होती है, इस स्तर पे बच्चा सोचेगा नहीं, किसी भी परिस्थिति में दूसरे की दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा गलत व्यक्ति ही करते हैं। परंपरागत स्तर के ही दूसरे सोपान में अधिकार संरक्षण अभिमुखता होती है, जिसमें बच्चा सोचेगा नहीं, किसी भी परिस्थिति में दूसरे की दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करना सामाजिक प्रणाली के विरुद्ध होगा, हमें व्यक्तिगत हार सहन करनी चाहिए। अब तीसरा स्तर उत्तर परंपरागत स्तर आता है जिसके 2 उप स्तर हैं। 5वें क्रम पर सामाजिक
अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है और छठे क्रम पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। जो सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है, इस स्तर पर बच्चा कहेगा हाँ, सामाजिक नियम एक दूसरे के लाभ के लिए बनाए गए हैं, इसलिए परिस्थिति के तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए दुकान का ताला तोड़कर दवा ले आना चाहिए। और अंतिम छठा स्तर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस स्तर भी बच्चा कहेगा हाँ, किसी भी मानव जीवन को बचाना मुख्य है, इसलिए ऐसी संकटकालीन स्थिति में मित्र की दुकान का ताला तोड़कर दवा ले आना चाहिए। आइए दोस्तों, अब एक सारणी के माध्यम से बौद्धिक नैतिक विकास के सोपानों में संबंध देख लेते हैं। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास और नैतिक विकास के सोपान भी दिए हैं और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सोपान दिए हैं। इन तीनों में क्या संबंध है, इसको समझते हैं। जीन पियाजे ने नैतिक विकास के 3 सोपान बताए हैं: नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। और जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 सोपान बताए हैं: सांवेदिक गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चे का नैतिक विकास होता है वह उसके कहीं न कहीं बौद्धिक और सामाजिक पहलुओं पर निर्भर करता है। तो जीन पियाजे ने जो सांवेदिक गतिक अवस्था बताई, उसके अनुसार सांवेदिक गतिक अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार और कोहलबर्ग दोनों के अनुसार किसी भी प्रकार की नैतिकता का विकास बच्चे में नहीं होता है। जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार बच्चा इस अवस्था में नैतिक यथार्थता की स्थिति में रहता है। वहीं कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा आत्म केंद्रित निर्णय 0 और नंबर 1 दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता के क्रम पर रहता है। पियाजे के अनुसार दूसरा मूर्त संक्रियावस्था होती है और बौद्धिक विकास में, और जीन पियाजे के नैतिक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के सापेक्ष बालक नैतिक समानता स्थिति में रहता है। और वहीं कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बालक यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता की स्थिति में आ जाता है। पियाजे के बौद्धिक विकास का चतुर्थ सोपान औपचारिक संक्रियावस्था होता है। इनका मानना है पियाजे का कि नैतिक विकास का सोपान इस अवस्था में यानी औपचारिक संक्रियावस्था तक बच्चा नैतिक सापेक्षता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वहीं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार बच्चा तीसरा क्रम परस्पर एक रूप अभिमुखता, चौथे क्रम अधिकार संरक्षण अभिमुखता और पांचवा क्रम सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और छठा क्रम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता औपचारिक संक्रियावस्था के अनुरूप चलती रहती है। दोस्तों, आइए हम नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति के नैतिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जैविकीय निर्धारक, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा बौद्धिक कारक बालक के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य। जैविक कारकों के अंतर्गत स्वास्थ्य एक ऐसा कारक है जो बालक के नैतिक व्यवहार को विशेष रूप से प्रभावित करता है। जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक स्वास्थ्य व्यक्ति के दृष्टिकोणों तथा आदर्शों पर प्रभाव डालता है। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व क्रियाशील बालक प्रायः वांछनीय व्यवहार को अधिक शीघ्रता से सीख लेते हैं। पारिवारिक प्रभाव। होम इन्फ्लुएंस परिवार नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कारक है। माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के नैतिक विचारों तथा परिवार में नैतिक अनुशासन व पारिवारिक स्नेह की कमी जैसे कारक बालक के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समूह का प्रभाव। ग्रुप इन्फ्लुएंस बालक अथवा व्यक्ति के नैतिक व्यवहार पर उसके समूह के नैतिक दृष्टिकोणों का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के द्वारा किसी कार्य को उचित अथवा अनुचित मानना काफ़ी हद तक उसके समूह के साथियों के द्वारा नियंत्रित होता है। समूह जिस कार्य को करना उचित समझाता है, व्यक्ति भी उसे करना उचित समझता है। धार्मिक प्रभाव। रिलीजियस इन्फ्लुएंस नैतिक विकास में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लगभग सभी धर्म नैतिक मूल्यों के विकास पर बल देते हैं। बालक धर्म के प्रति जितना अधिक समर्पित होता है, उसका नैतिक विकास भी उतना ही अधिक अच्छा होता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि नैतिक विकास से तात्पर्य नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करना है, जिससे व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण कर सके। जीन पियाजे तथा कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास प्रक्रिया को कुछ स्तरों अथवा सोपानों में वर्गीकृत करने
का प्रयास किया गया। पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर क्रमशः नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता तथा नैतिक सापेक्षता बताई है, जबकि कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर तथा उत्तर परंपरागत स्तर नामक 3 स्तर में नैतिक विकास को बांटा है। कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को आत्म केंद्रित निर्णय, दंड व आज्ञा पालन अभिमुखता तथा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता नामक 3 सोपानों में, परंपरागत स्तर को परस्पर एक रूप अभिमुखता तथा अधिकार एवं संरक्षण अभिमुखता नामक 2 सोपानों में एवं उत्तर परंपरागत स्तर को सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता नामक 2 सोपानों में बांटा है। नैतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति का नैतिक चिंतन एवं उसके पीछे निहित तर्क भिन्न भिन्न होते हैं। स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, समूह प्रभाव, धर्म प्रभाव, जनसंचार, मानसिक क्षमता, मित्र मंडली जैसे विभिन्न कारकों से नैतिक विकास भी प्रभावित होता है। आइए दोस्तों, अब नैतिक विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है ऑटोनोमस मोरालिटी, हेट्रोनोमस मोरालिटी, कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। दोस्तों, इसमें सही है कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था हेट्रोनोमस मोरालिटी कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा नियमों को स्थिर, बाहरी और अपरिवर्तनीय मानता है। उसे नियमों का कारण नहीं पता होता है। अगला प्रश्न है, नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म किससे संबंधित होता है? नैतिक यथार्थता किससे संबंधित होता है? मोरल रियलिज्म। ऑप्शन है नियमों की स्वतंत्र समझ, दूसरा ऑप्शन है दंड पर आधारित नैतिकता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक हित पर आधारित और चौथा ऑप्शन है आत्मनियंत्रित नैतिकता। जो नैतिक यथार्थता होती है, मोरल रियलिज्म, वह जीन पियाजे के नैतिक विकास का प्रथम चरण होता है, जो कि 7-8 वर्ष की आयु तक चलता है। इसे विषम नैतिकता, हेट्रोनोमस मोरालिटी अथवा विवशता की नैतिकता भी कहा जाता है। इसमें नैतिक यथार्थता जो है वह दंड पर आधारित नैतिकता होती है। नैतिक यथार्थता दंड पर आधारित नैतिकता होती है, इसका बी ऑप्शन सही है। मोरल रियलिज्म जो नैतिक यथार्थता होती है वो दंड एवं परिणाम पर आधारित नैतिकता होती है, इसे जीन पियाजे ने बताया। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के किस स्तर में व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति के आधार पर निर्णय लेता है? स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। एक तो उन्होंने बताया है, पहला स्तर परंपरागत स्तर बताया है, पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल बताया, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा स्तर इन्होंने उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बताया है। जो कोहलबर्ग में सामाजिक स्वीकृति के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता स्तर बी यानी कन्वेंशनल लेवल परंपरागत स्तर पर, स्तर 2 जिसे कन्वेंशनल लेवल या परंपरागत स्तर कहते हैं, इस स्तर पर विकसित होती है। इस स्तर में व्यक्ति अच्छे बुरे का निर्णय समाज की अपेक्षाओं या स्वीकृति के आधार पर करने लगता है। अगला प्रश्न है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कोहलबर्ग के किस चरण से संबंधित है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कोहलबर्ग के किस चरण से संबंधित है? दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 लेवल्स बताए, 3 स्तर बताए हैं और 6 चरण बताए हैं। स्तर में पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर होता है,
दूसरा परंपरागत स्तर होता है और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर होता है। और सोपान के अंतर्गत इन्होंने 6 सोपान बताए हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो होता है वह कोहल वर्ग के स्टेज 4 से संबंधित होता है। स्टेज 4 का मतलब है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस चरण में नियम, कानून और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे की ऑटोनोमस मोरालिटी का मुख्य आधार क्या है? जीन पियाजे के ऑटोनोमस मोरालिटी का मुख्य आधार क्या है? प्रश्न है, दंड है। ऑप्शन दिए गए हैं, दंड, दूसरा ऑप्शन है भय, तीसरा पारस्परिक समझ और सहयोग और चौथा ऑप्शन है शक्ति। दोस्तों, पियाजे की ऑटोनोमस मोरालिटी का आधार पारस्परिक समझ और सहयोग है। ऑटोनोमस मोरालिटी में बच्चा नियमों को बदलने योग्य मानता है और इरादों को महत्व देता है। अगला प्रश्न है, हिंज डायलेमा किस सिद्धांत के अध्ययन हेतु बनाया गया? दोस्तों, हिंज डायलेमा जो है कोहलबर्ग के द्वारा बनाया गया, जो नैतिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का कौन सा स्तर नैतिक तर्क का उच्चतम स्तर माना जाता है? कोहलबर्ग का कौन सा स्तर नैतिक स्तर का उच्चतम स्तर माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और हेट्रोनोमस। दोस्तों, कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का स्तर पोस्ट कन्वेंशनल होता है, यानी उत्तर परंपरागत स्तर होता है, वह नैतिक तर्क इस अवस्था में उच्चतम स्तर का माना जाता है। यहाँ व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और न्याय पर आधारित निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन किस स्टेज से संबंधित होता है? दोस्तों, जो रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन होता है वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्टेज 2 से संबंधित होता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो लेवल 2 होता है वह यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन कहलाता है। इस अवस्था में बच्चे कहते हैं कि आप मुझे दो, मैं आपको दूं वाला व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है वयस्क का भय, बी है दंड, सी है साथियों से संपर्क और डी है खेल। दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चों में जो नैतिक विकास होता है वह साथियों के संपर्क से प्रभावित होता है। साथ ही समूह संवाद एवं सहयोग नैतिक विचार में बदलाव लाते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का मुख्य आधार क्या है? जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो तीसरा स्तर है, 3 स्तर बताए इन्होंने, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर तथा नैतिक विकास के 6 सोपान बताए। इसमें 0 नंबर पर आत्म केंद्रित निर्णय होता है, पहले नंबर पर दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, दूसरे नंबर पर यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होती है। ये सभी जो सोपान होते हैं पूर्व परंपरागत स्तर पर होते हैं। और परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल पे तीसरा सोपान परस्पर एकरूप अभिमुखता और चौथा सोपान अधिकार संरक्षण अभिमुखता होता है। और जो तीसरा स्तर उत्तर परंपरागत स्तर होता है उसमें सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता होता है। जो प्रश्न है कि कोहलबर्ग के पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का मुख्य आधार है। ऑप्शन है सामाजिक मानदंड है, दंड पुरस्कार है, या व्यक्तिगत विवेक और न्याय है, या माता पिता की आज्ञा है। दोस्तों, कोहलबर्ग का जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का उत्तर परंपरागत स्तर का नैतिक विकास होता है, यह अपने उच्चतम स्तर पर बच्चे का नैतिक विकास इस अवस्था में प्राप्त हो जाता है और व्यक्तिगत विवेक और न्याय पर आधारित व्यक्ति निर्णय लेना प्रारंभ कर देते हैं।
अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है ऑटोनोमस मोरालिटी, हेटेरोनोमस मोरालिटी, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। दोस्तों, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था हेटेरोनोमस मोरालिटी होती है। अगला प्रश्न है, दंड और आज्ञा पालन किस चरण की विशेषता होती है? कोहलबर्ग के स्टेज 1, कोहलबर्ग स्टेज 2, पियाजे स्टेज 2 और पियाजे स्टेज 1। दोस्तों, दंड और आज्ञा पालन की जो अभिमुखता होती है वह कोहलबर्ग के स्टेज 1 से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, ऑटोनोमस मोरालिटी का मुख्य विचार है। प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, दंड पर आधारित निर्णय है, बी ऑप्शन नियम पर अपरिवर्तनीय है, सी नियम बदलने योग्य हैं, डी स्वार्थ प्रधानता। दोस्तों, जो ऑटोनोमस मोरालिटी है वह नियम बदलने योग्य, यानी ऑटोनोमस मोरालिटी का मुख्य विचार है नियम बदलने योग्य है। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मैं सबसे अच्छा बनूं, दूसरा ऑप्शन है आप मुझे दें मैं आपको दूं, तीसरा ऑप्शन है कानून पालन और चौथा ऑप्शन है समाज सेवा। जो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन है वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास पूर्व परंपरागत स्तर के सोपान दो यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता से संबंधित होती है। इस अवस्था में आप मुझे दें मैं आपको दूं जैसे भाव बच्चों के अंदर विकसित होने लगते हैं। पियाजे के अनुसार मैंने ट्यूशन का सारा। अगला प्रश्न है, पियाजे के किस सिद्धांत में नैतिक यथार्थवाद मिलता है? दोस्तों, पियाजे के हेटेरोनोमस मोरालिटी में नैतिक यथार्थवाद मिलता है। अगला प्रश्न है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस चरण से संबंधित है? दोस्तों, गुड बॉय एंड गुड गर्ल जो है वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्टेज 3 से संबंधित है। परस्पर एक रूप अभिमुखता इंटरपर्सनल कॉन्संट्रेंस ओरिएंटेशन के अंतर्गत संबंधित होता है। इस सोपान में बालक अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। जो कुछ अन्यों को अच्छा लगे, यानी दूसरों को अच्छा लगता है, दूसरों की सहायता करना या दूसरों द्वारा स्वीकृत आचरण करना वे उत्तम मानते हैं। बालक दूसरे व्यक्तियों के भावों तथा इरादों का ध्यान रखने की आवश्यकताओं के प्रति सजग रहते हैं। इस सोपान में सहयोग की सर्वोत्तम आचरण के रूप में यानी सहयोग को सर्वोत्तम आचरण के रूप में इस सोपान में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार कन्वेंशनल लेवल का मुख्य आधार क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार कन्वेंशनल लेवल का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिकता है, समाज की अपेक्षाएं, स्वार्थ या दंड पुरस्कार है। दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार कन्वेंशनल लेवल का मुख्य आधार समाज की अपेक्षाएं हैं। अगला प्रश्न है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी उत्तर परंपरागत स्तर का अंतिम चरण कौन सा है? स्टेज दिए गए, ए ऑप्शन स्टेज 4, बी ऑप्शन स्टेज 5, सी ऑप्शन स्टेज 6, डी ऑप्शन स्टेज 2। दोस्तों, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का अंतिम चरण स्टेज 6 होता है, जिसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस स्टेज में आता है? ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित प्रश्न है कि सामाजिक अनुबंध स्टेज 3 में आता है, स्टेज 4 में, स्टेज 5 में या स्टेज 2 में। दोस्तों, सामाजिक अनुबंध जो होता है वह स्टेज 5 के अंतर्गत आता है, यानी 5वें स्टेज में जो उत्तर परंपरागत स्तर का
के अंतर्गत होता है। इसमें सामाजिक अनुबंध विधि संबंध अभिमुखता आती है। अगला प्रश्न है कि हिंज डायलेमा किसने दिया? हिंज डायलेमा का प्रत्यय कोहलबर्ग ने दिया। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं दंड से, पुरस्कार से, साथियों के संपर्क से या टीवी प्रोग्राम से। दोस्तों पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मुख्य रूप से साथियों के संपर्क से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है किस स्तर पर व्यक्ति कानून और व्यवस्था को सर्वोत्तम मानता है? ये जो स्टेज 4 होता है अधिकार संरक्षण विमुक्ता, इस अवस्था में व्यक्ति कानून और व्यवस्था को सर्वोत्तम मानता है। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कोहलबर्ग के यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कोहलबर्ग के किस स्तर की विशेषता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। दोस्तों यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो होता है कोहलबर्ग के पोस्ट कन्वेंशनल लेवल से संबंधित है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चे इरादे को किस अवस्था में अधिक महत्व देने लगते हैं? ऑप्शन दिए गए हेटेरोनोमस, ऑटोनोमस, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चे इरादे अर्थात इंटेंशंस को जो है ऑटोनोमस अवस्था में अधिक महत्व देने लगते हैं। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने चरण होते हैं? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 3 चरण, 5 चरण, 6 चरण या 8 चरण। दोस्तों कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार कुल 6 चरण होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।